कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें मिला कहाँ से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे से। कैसे? तो उसके लिए पहले हम एक सिस्टम कंसिडर कर देते हैं। तो लेट मी कंसिडर सिस्टम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम। लेट मी कंसिडर वन सिस्टम that is the system of gun plus bullet। तो कुछ ऐसी सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। राइट? ये हो गई हमारी बुलेट और ये हो गई हमारी गन। ठीक है? तो ये हो गया गन प्लस बुलेट सिस्टम। इनिशियली मोमेंटम ऑफ द गन PIG, that is nothing but initial momentum of gun। Initial momentum of gun, that is nothing but 0। Initial momentum of gun, that is 0। कोई मोमेंटम है नहीं, गन कैसी है? रेस्ट पे, स्टेशनरी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज मोमेंटम दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, 0। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। PIB, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। इनिशियली बुलेट इज ऑल्सो एट रेस्ट, बुलेट भी रेस्ट पे, तो बुलेट इज एट रेस्ट। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज 0। तो PIG दैट इज 0, PIB दैट इज 0। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है? 0। तो इनिशियली मोमेंटम दोनों की क्या है? 0। ठीक है? गन प्लस बुलेट, इन सिस्टम की मोमेंटम क्या है? 0। When bullet is fired from gun, when bullet is fired from gun, at the time what will happen? जैसे ही ये बुलेट मोशन में आएगी, ठीक है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगी। ठीक है? तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगाएगा? कौन फोर्स लगाएगा? गन। ठीक है? गन की वजह से बुलेट पे कुछ फोर्स लगेगा। व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन इज F फैक्टर। क्या कंसिडर कर लेते हैं? व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, एट द टाइम फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट बाय गन इज F फैक्टर।
Then according to Newton's third law, according to Newton's third law of motion, to every action there is always an equal and opposite reaction. अगर एक्शन है एफ वेक्टर तो रिएक्शन भी आएगा. किस पे फोर्स लग रहा है? बुलेट पे. किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? गन की वजह से. ठीक है, जब बुलेट फायर की जाएगी तब बुलेट पे कौन फोर्स लगाएगा? गन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बुलेट भी गन पे फोर्स लगानी चाहिए, है कि नहीं? एक्शन रिएक्शन पेयर मिलेगा हमें. तो अगर एफ वेक्टर जो है वो फोर्स है बुलेट पे गन की वजह से, तो गन जो है, गन पे जो फोर्स लगेगा बुलेट की वजह से वो क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन गन बाय बुलेट विल बी माइनस एफ वेक्टर. राइट, क्या फोर्स लगेगा? माइनस एफ वेक्टर. मान लो कि इसके ऊपर इस तरफ एफ वेक्टर लग रहा है, तो गन के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एफ वेक्टर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसको क्या लेंगे हम? माइनस एफ वेक्टर. इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो कौन सी तरफ है? ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वेक्टर में लिया जाएगा तो क्या बनेगा? ये माइनस एफ वेक्टर. ठीक है क्या? ठीक. तो ये हो गया एफ वेक्टर, ये हो गया माइनस एफ वेक्टर. अब so here suppose this force, these two forces are acting up to time interval delta t. कुछ छोटे से टाइम डेल्टा टी के लिए लग रहे होंगे. सपोज impact of this force, these forces is up to time interval delta t. Impact of this forces is up to time interval delta t. ये जो फोर्स है वो कितनी देर तक लग रहा है? डेल्टा टी समय तक. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू second law of motion, according to second law of motion, F vector is equal to change in momentum upon time interval. Yes or no? So F vector is equal to delta P vector upon delta T, but F vector, that is the force acting on bullet by gun. So this is the change in momentum of bullet, delta PB vector. So from this, delta PB vector is equal to F vector delta T, right? And minus F vector is equal to change in momentum of gun, delta PG vector upon delta t. So this can be written as delta pg vector is equal to minus f vector delta t. Right? Yes sir. क्या लिख सकते हैं? ओके. मान लो इसे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. क्या ठीक? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट कैन वी राइट? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे से क्या लिख सकते हैं? दिस इज एफ वेक्टर डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी बी वेक्टर, एंड हियर एफ वेक्टर डेल्टा टी दैट इज माइनस डेल्टा पी जी वेक्टर. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा पी बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी जी वेक्टर. क्या ठीक? डेल्टा पी बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी जी वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. This is change in momentum of bullet. This is change in momentum of gun.
So delta PB vector is negative of the change in momentum of gun. Delta P, that is final momentum minus initial momentum of bullet. This is delta PG, that is the final momentum of gun minus initial momentum of gun. तो इनिशियल तो दोनों की क्या है मोमेंटम, जीरो, राइट. PIG that is जीरो, PIB that is जीरो. So from this we can write, ये क्या बनेगा, इसे लिखे तो ये बनेगा PFB वेक्टर माइनस PIB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस PFG वेक्टर माइनस PIG वेक्टर, राइट. बट PIB एंड PIG दैट इज जीरो, वेक्टर में ले लो तो भी क्या आएगा, जीरो. इनिशियली तो मोमेंटम कुछ है नहीं, तो ये बन जाएंगे जीरो. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. सो वी कैन राइट PFB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस PFG वेक्टर, लिख सकते हैं. तो हम लाते हैं यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑब्टेन करते हैं. क्या बनेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. तो पहले इतना लिख लो, फिर हम स्टेटमेंट भी बना लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. यहाँ से क्लियर हो गया है फाइनल मोमेंटम क्या आने वाली है, PFB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस PFG वेक्टर. मतलब इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो. इन दोनों का एडिशन करें तो क्या मिल रहा है, जीरो. मतलब टोटल मोमेंटम जो है वो कैसी रह रही है, सेम, कंजर्व. ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लाते हैं धीमे धीमे, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. चलो इस इक्वेशन पे आ जाते हैं. तो PIB क्या मिला हमें, जीरो. सो दिस कैन बी रिटन एज PFB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस PFG वेक्टर, बिकॉज PIB that is जीरो and PIG that is जीरो, राइट. PIB और PIG तो क्या है, जीरो. तो यहाँ से मिलेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज नेगेटिव ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ गन. इट मीन्स फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू फाइनल मोमेंटम ऑफ गन. दोनों की मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक, फाइनल. इनिशियली तो दोनों की क्या थी, जीरो. चलो टोटल निकाले तो क्या बनेगा, PFB वेक्टर प्लस PFG वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. क्या ठीक, ये कंडीशन किसके लिए मिली हमें, दिस इज फाइनल कंडीशन, राइट. फाइनली PFB वेक्टर प्लस PFG वेक्टर दैट इज जीरो. इनिशियल के लिए निकाले तो PIG प्लस PIB दैट इज ऑल्सो जीरो. दिस इज इनिशियल कंडीशन. यस सर. So from this we can write total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. This statement is called law of conservation of momentum. इस स्टेटमेंट को बोला जाता है law of conservation of momentum. कैसे बनाइए, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. ये कैसी सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम. बुलेट और गन की सिस्टम हमने कंसिडर की है. ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, बुलेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं. कौन फोर्स लगा रहा है, गन लगा रही है. तो ये तो कौन से फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस. ये आइसोलेट की गई है सिस्टम, ठीक है. यहाँ से जैसे ही ट्रिगर दिए दबाया जाएगा तो गन जो है वो बुलेट पे फोर्स लगाएगी, ठीक है. तो फोर्स लगा रहा है कौन है, गन. तो गन जितना फोर्स बुलेट पे लगा रही है, बुलेट उतना ही फोर्स गन पे लगा देगी.
total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Whenever we consider any isolated system means the system with no external force. System with no external force. जब external force नहीं लग रहा होगा तो क्या होगा? Whenever we consider isolated system, at that time mutual forces acting between pairs of particles will result in the change in momentum of individual particle. मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज तो आया कि नहीं? पहले मोमेंटम क्या थी बुलेट की? जीरो. इनिशियल मोमेंटम क्या थी? जीरो है कि नहीं? बुलेट की और गन की दोनों की जीरो. फाइनली कुछ मोमेंटम तो है, मतलब मोमेंटम में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया, पर टोटल मोमेंटम क्या मिल रही है सिस्टम की? जीरो. इनिशियली मोमेंटम क्या है सिस्टम की? जीरो. तो टोटल मोमेंटम में कोई चेंज आ रहा नहीं है. हाँ, इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंटम चेंज हो सकती है. जब हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें पेयर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करें तो एक के लिए मोमेंटम मान लो इस तरफ है तो दूसरे की कौन सी तरफ होगी? इस तरफ. एक के लिए मान लो मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो दूसरे के लिए क्या होगी? नीचे की तरफ. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. और टोटल फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो. ठीक है. तो रिजल्टेंट जो मिलने वाला है, टोटल जो मिलने वाला है वो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. देयरफॉर वी कैन से दैट टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड. एक और एग्जांपल दूं समझने के लिए. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. यहाँ पे जैसे हमने गन और बुलेट का एग्जांपल कंसीडर किया है वैसे ही हम बॉम्ब का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं. सपोज दिस इज केमिकल बॉम्ब, राइट? ये एक बॉम्ब है, ठीक है. मान लो जैसे ही ये बॉम्ब फटेगा तो इसके दो पीस हो जाते हैं. कितने पीस हो जाएंगे? मान लो दो पीस हो जाएंगे. तो ये दो पीस हो जाने की वजह से एक का मास में मान लेता हूँ m1, दूसरे का मास क्या मान लेता हूँ? m2. तो पहले की जो मोमेंटम होगी उसको मैं मान लेता हूँ p1 वेक्टर और दूसरे की मोमेंटम को मैं मान लेता हूँ p2 वेक्टर. इनिशियली दिस बॉम्ब इज एट रेस्ट, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गई? जीरो. अब फाइनली when this bomb explodes then what will happen? This p1 vector and p2 vector both are in opposite direction. Yes or no? So p1 vector will be equal to minus p2 vector. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? p1 vector is equal to minus p2 vector. टोटल फाइंड करो. p1 plus p2 क्या आके खड़ा हो जाएगा? जीरो. So here also total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Therefore we can say that here momentum of isolated system is always conserved. Isolated system means the system with no external force. यहाँ पे कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं नहीं है. यहाँ पे केमिकल बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड होगा, ठीक है, एक्सप्लोड होगा. वहाँ पे अंदर इंटरनल फोर्सेस लगेंगे, ठीक है. हम एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा रहे हैं नहीं, तो केमिकल फोर्स की वजह से ये एक्सप्लोड होगा, ठीक है. एक्सप्लोड होगा तो इसके मान लो दो पीस बने, जरूरी नहीं दो बने, चार बनाओ. चार बनाओगे तो मोमेंटम कितनी बनेगी? p1 p2 p3 p4. चारों का समेशन निकालो. p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 क्या आएगा? जीरो. मान लो कि n नंबर ऑफ पीसीस बन जाए तो n नंबर ऑफ पीसीस की मोमेंटम निकालो. p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस अप टू pn. तो टोटल क्या आएगा? जीरो. तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम टोटल सिस्टम की क्या रहेगी? सेम जो भी है, ठीक है. इनिशियली जितनी है उतनी ही फाइनली मिलेगी. तो हम बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ज़्यादातर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एमसीक्यू न्यूमेरिकल जो बनते हैं उसमें यही एग्जांपल लेते हैं, बुलेट और गन के, केमिकल बॉम्ब के, ठीक है. ज़्यादातर इसी के एग्जांपल रहते हैं. तो वहाँ पे हम लोगों को लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और हम अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकते हैं. आशा रखता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. आ गया? एकदम परफेक्ट. लिखना है तो जल्दी से ख़त्म कर दो, फिर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. क्या नाम है टॉपिक का? इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल.
और ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। कौन सा टॉपिक है? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें मिलता है इक्विलिब्रियम। इन मैकेनिक्स व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और पार्टिकल इज जीरो देन द पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हाँ, एक्चुअली कंडीशन में नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, पर टॉर्क के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 5 में फोर्स की बात है। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। पर कौन सा फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो। तो हम लिखेंगे व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो then the particle is said to be in equilibrium। ये वर्ड यूज किया है, मतलब समझ लो कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है पार्टिकल पे? जीरो। क्या ठीक? यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये पार्टिकल, ठीक है। मान लो इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। एक लग रहा है F1 वेक्टर, ठीक, और दूसरा लग रहा है F2 वेक्टर। क्या ठीक? सो नेट फोर्स क्या बनेगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या ठीक? दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। टोटल कितना लग रहा है? F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो, देन ओनली वी कैन से दैट दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में है कब मिलेगा? जब टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या मिले? जीरो। अगर ये जीरो है तो क्या बनना चाहिए? दिस F1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। यस और नो? F1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 and magnitude of force 2 must be same, they should be equal and opposite। दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। मतलब मान लो F1 5 न्यूटन है तो F2 भी क्या बनेगा? 5 न्यूटन, पर दोनों कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। सो F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। व्हेन दिस कंडीशन इज अचीव्ड देन वी कैन से दैट दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? सो व्हेन two forces are acting on a particle then these two forces must be equal and opposite। When two forces are acting on a particle then these two forces must be equal and opposite for equilibrium of a particle। क्या ठीक? मान लो मेरे पे कोई फोर्स लगा रहा है, कोई इस तरफ से खींच रहा है मुझे। कितना खींच रहा है? मान लो कि यहाँ से कोई मुझे धक्का लगा रहा है 10 न्यूटन, कोई यहाँ से भी लगा रहा है 10 न्यूटन, तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा? किसी की तरफ नहीं। कैसे रहूँगा? स्टेबल, इक्विलिब्रियम। तो कौन सी कंडीशन बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स क्या लग रहा है मुझ पे? जीरो। हाँ, मुझे पेन होगा, दोनों तरफ से खींचेंगे मुझे पेन होगा, पर मैं किसी की तरफ भी मूव करूँगा नहीं। मान लो इस तरफ से जो खींच रहा है उसका फोर्स ज़्यादा है और इस तरफ से जो खींच रहा है उसका फोर्स कम है, तो मैं कौन सी तरफ चला जाऊँगा? जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है उस तरफ। ठीक है, वैसा ही होगा पार्टिकल के साथ। मान लो दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल, बट दोनों कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया? जीरो। देन द पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन, राइट? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? The particle at rest will remain at rest and the particle in uniform motion will continue its uniform motion until it experiences any external force।
तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा नहीं है तब तक पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा। क्या ठीक? वही बात है। तो इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा। और वो तो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या ठीक? तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल हम पढ़ चुके हैं, जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो यहाँ पे दो फोर्स कंसिडर किए। मान लो कोई पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन फोर्स। मान लो यहाँ पे लग रहा है तीन फोर्स। इस पार्टिकल पे लग रहा है F1 वेक्टर, ठीक। दूसरा मान लो यहाँ पे लग रहा है F2 वेक्टर, ठीक। यहाँ पे मान लो तीसरा लग रहा है F3 वेक्टर। और मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टिकल कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो क्या आना चाहिए? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी जीरो। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन क्या आना चाहिए? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या आना चाहिए? जीरो। देन वी कैन से दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? नाउ फ्रॉम दिस वी कैन राइट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर। क्या ठीक? F1 और F2 का समेशन क्या आना चाहिए? माइनस F3 वेक्टर। चलो F1 F2 का समेशन निकालो। यहाँ पे हमें एक बनाना होगा इमेजिनरी पैरेललोग्राम। क्या बन गया इमेजिनरी पैरेललोग्राम? इसका डायगोनल हमें दे देगा दोनों का एडिशन, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या ठीक? तो ये F1 प्लस F2 कहाँ पे मिल रहे हैं? इस तरफ। F3 कहाँ पे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इन दोनों का एडिशन जो है वो इसके फोर्स जितना है, मान लो इन दोनों फोर्सेस का एडिशन जो है वो F3 के जितना है, बट कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल किस में होगा? इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा? जीरो। क्या ठीक? सो व्हेनेवर वी कंसीडर पैरेललोग्राम एट द टाइम summation of any two forces must be equal and opposite to third force। इक्वल एंड ऑपोजिट टू थर्ड फोर्स। क्या ठीक? तो ये होना चाहिए। चलो पैरेललोग्राम कंसीडर किया तो ट्रायंगल लो भी कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल कैसा बनना चाहिए? मान लो ये बना F1 वेक्टर। क्या ठीक? F1 वेक्टर इस तरफ है, ट्रायंगल है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें F2 वेक्टर। क्या ठीक? F3 वेक्टर हमें मिलना चाहिए ऐसे। क्या ठीक? सो F1 प्लस F2 प्लस F3 दैट इज जीरो। क्योंकि अगर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे क्या मिलेगा? F1 प्लस F2 एंड हियर दिस इज F3, बोथ शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू F3। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम, डायरेक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट। क्या ठीक? समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट। चल, तो ट्रायंगल से हम जब रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स, तो हियर द एरोज ऑफ वेक्टर शुड बी इन द सेम सेंस। देखो यहाँ पे क्या है? टेल हेड टेल हेड टेल हेड, एंड हियर व्हाट इज फॉर्म? क्लोज फिगर इज फॉर्म। देन रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री विल बी जीरो। क्या ठीक? तो हम क्या बोलेंगे? द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? मान लो हेक्सागोन बनाए, ये हो गया F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर, ये हो गया F3 वेक्टर, ये हो गया F4 वेक्टर, ठीक, F5 वेक्टर, F6 वेक्टर। क्लोज लूप इज फॉर्म एंड हियर द वेक्टर्स एरोज आर डायरेक्टेड इन द सेम सेंस। Yes or no? Therefore resultant of all these forces will be जीरो, और हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े तो क्या होगा? यहाँ पे जब हमें कंडीशन मिल रही है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये वेक्टर में है तो उसके कंपोनेंट बनने चाहिए। तो कौन से कंपोनेंट बनेंगे? यहाँ पे अगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर कंसिडर करूँ, अगर यहाँ पे हमें मान लें कि F1 F2 F3 के कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट, X Y और Z। तो क्या बनेगा? F1X
प्लस F2x प्लस F3x मस्ट बी 0। अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 0 हो रहा है तो F1x प्लस F2x प्लस F3x भी क्या होना चाहिए? 0। F1y प्लस F2y प्लस F3y क्या आना चाहिए? 0। F1z प्लस F2z प्लस F3z क्या आना चाहिए? 0। क्या ठीक? तो x कंपोनेंट का समेशन, y कंपोनेंट का समेशन और z कंपोनेंट का समेशन क्या आना चाहिए? 0। देन वी कैन से दैट द गिवन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल शुड बी 0। देन वी कैन से दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ठीक? ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल MCQ में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ लें। लिखना है, जल्दी से लिख लो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पर उससे पहले आप लोगों को कितनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप लोगों को आते होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इतना हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मज़ा आएगा। आज तक के लिए इतना ही, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।